थर्ड क्लास है। हमें इसके अंदर क्या क्या कर लिया था, हमने इशू ऑफ शेयर्स, फॉर फीचर एक टॉपिक ये है, ये सारे टॉपिक्स बताए थे। इसके बाद हमने इसके अंदर कि हम किसके लिए अकाउंटिंग सीख रहे हैं, कंपनी के लिए अकाउंटिंग सीख रहे हैं। कंपनी के अगर नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड लगाना है तो उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन या कुछ हमें ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है जो हमारी हेल्प कर पाए। वो सारी डिटेल मैंने आपको बता दी थी, एमओए यूए वगैरह। इसके बाद क्या क्या हमारा सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब, और अंडर सब्सक्राइब मिनिमम कितना होता है हमारा, 90% होता है। इसी तरीके से हमने हर बार के कुछ बेसिक टर्म्स देख लिए थे, और जो कि 12th वाले ही हैं। अभी तक तो 12th वाले हैं, 12th से ऊपर नहीं आ गए अभी। अब इसके बाद लास्ट क्लास में हमने ओवर सब्सक्राइब का तीनों केस देख लिया था। केस नंबर 1 जिसमें सारे पैसे रिफंड कर दिए, केस नंबर 2 जिसके अंदर पैसे एडजस्ट कर लिए, और बेसिकली इसी को ना प्रोराटा अलॉटमेंट भी कहा जाता है। और इसके बाद हमने पार्टली आपका एडजस्ट और पार्टली रिफंड कर दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज हम सिक्योरिटी प्रीमियम को भी देखेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, और फिर टू बी कंटिन्यू हम आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए आज का एजेंडा है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम सिक्योरिटी का मतलब होता है हमारे शेयर्स। यहां पे बेसिकली, वैसे डिबेंचर भी होता है लेकिन यहां शेयर्स है सिक्योरिटी का मतलब। प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा प्रीमियम का मतलब क्या होता है हमारा, एक्स्ट्रा। सर सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है, एक मैंने आपको बताया था, हमारा ना हर कंपनी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के, हर कंपनी का एक अपना फेस वैल्यू होता है। और शेयर के केस में मैंने बोला था फेस वैल्यू ऑलवेज क्या रखना है आपको, 10। शेयर के केस में हमेशा फेस वैल्यू क्या लेके चलना है आपको, 10 रुपए लेके चलना है। समझ रहे हो आप। फोर फीचर कब बताएंगे, मान के चलो नेक्स्ट क्लास में फोर फीचर स्टार्ट हो जाए, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो हमारा फेस वैल्यू कितना है, 10 है। अगर मैं फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा जितना भी चार्ज करता हूं आपसे, मान लेते हैं मिस्टर राम है, और मिस्टर राम को मैंने बोला मेरी कंपनी का शेयर आपको मिल जाएगा 10 रुपए में, तो हम तो बोलेंगे ये आपको पार वैल्यू पे इशू किया है। पार का मतलब होता है जितने का शेयर का फेस वैल्यू है उतने में ही दे देने को क्या बोलते हैं हम, पार वैल्यू। लेकिन वही मैं बोलूं कि आपको 10 वाला शेयर मैं 10 में नहीं दूंगा, मैं महंगे में दूंगा, जैसे सपोज 12 में दूंगा, तो जो यहां पे 2 रुपए है दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। यानी एनी एक्स्ट्रा अमाउंट इन एक्सेस ऑफ आपका फेस वैल्यू विल बी कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसको क्या बोल देंगे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम बोल देंगे। तो सर क्या सिक्योरिटी प्रीमियम मैं 10 के बदले में 50 भी मांग सकता हूं क्या, हाँ 50 भी मांग सकते हो। तो यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम होगा 40 रुपए। क्या मैं 1000 भी मांग सकता हूं, बिल्कुल 1000 भी मांग सकते हो। तो यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना होगा आपका, 990 रुपए। यानी 10 रुपए के ऊपर जितना भी होगा, 10 रुपए नहीं कहूंगा मैं, फेस वैल्यू के ऊपर जितना भी होगा उस सभी को क्या कॉल करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बेसिकली शेयर होल्डर से जो हम ये मान लेते हैं 990 रुपए हम रिकवर कर रहे हैं शेयर होल्डर से एक्स्ट्रा, इस एक्स्ट्रा पैसे को हम कब रिकवर करेंगे, तो सबसे पहले इस पैसे को जब कभी भी लेंगे वैसे हम लेते हैं ऑलवेज शेयर अलॉटमेंट पे। यानी जो आपने सेकेंड एंट्री करा है ना, अगर मेरे इस वाले सवाल में सिक्योरिटी प्रीमियम होता तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पे लेता अलॉटमेंट के टाइम, मैं बताऊंगा अभी। अब क्वेश्चन रेज होता है सर मैंने, कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने एक शेयर होल्डर से बोला कि भैया मेरी कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपए, तो मैं तुम्हें 10 रुपए तो नहीं लूंगा तुमसे, ये शेयर मैं आपको दूंगा 150 रुपए में या 1000 रुपए में। क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन इतनी अच्छी है
कंपनी की वैल्यूएशन इतनी अच्छी है कि वो प्राइस डिमांड कर रहा है तो सामने वाला शेयर होल्डर देने को भी तैयार है। तो उस सिचुएशन में ये शेयर होल्डर एग्री हो जाता है कि ठीक है जी हम पैसे देंगे, और ये शेयर होल्डर इसको दे भी देता है, यानी इस कंपनी के पास एक्स्ट्रा पेमेंट जो 990 आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां पे गवर्नमेंट एक्टिवेट हो जाता है, कंपनी लॉ बोर्ड, गवर्नमेंट बोलता है भैया तुम एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हो शेयर होल्डर से, चलो हमें कोई एतराज नहीं है, शेयर होल्डर दे रहा है तुम ले रहे हो, लेकिन ये जो 990 रुपए आपने एक्स्ट्रा पैसे लिया है इसको आप यूज नहीं कर सकते, जहां मन में आएगा वहां नहीं कर सकते फिलहाल। तो इसको अगर आपने यूज करना है ना तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मुझसे पूछना पड़ेगा। यानी यूज करने के लिए ये 990, यूज का मतलब क्या, आप खर्च कहां करोगे। अब जैसे ये 10 रुपए मैंने लिया है, तो ये 10 रुपए जो मैंने आपसे रिकवर लिया है वो 10 रुपए मैं कुछ भी के लिए यूज कर सकता हूँ। सपोज करो मैं मशीनरी खरीदने के लिए यूज कर सकता हूँ, अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए यूज कर सकता हूँ, अपने नए ब्रांचेस ओपन करने के लिए यूज कर सकता हूँ, एनीथिंग जो मन में आएगा उसके लिए कर सकता हूँ, जो हमने प्रोस्पेक्टस में मेंशन किया होगा। लेकिन जो हमारा 990 है, इसका यूज करने के लिए आपको जो प्रीमियम का पैसा है आप अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकती, गवर्नमेंट ने कुछ 5 जगह बताया वहां यूज करना है। तो हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो बहुत बच्चे बोलते हैं सर थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आज होने वाला है, दैट इज आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का कहां यूटिलाइजेशन होता है, और ये गवर्नमेंट हमें सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में बताता है कि आपके शेयर्स कहां यूटिलाइज हो सकते हैं। सर इसका मतलब हमारे जो शेयर्स हैं वो हमारे कितने टाइप से इशू हो सकते हैं। मैंने कहा ये शेयर बेसिकली 2 टाइप से इशू हो सकता है, लेकिन कई बार 3 टाइप से भी इशू हो जाता है। नंबर 1, या तो एट पार इशू होगा। एट पार का मतलब फेस वैल्यू पे, जैसे 10 रुपए। नंबर 2, एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए और मैं आपको इशू कर रहा हूं सपोज 12 रुपए। नंबर 3, एट डिस्काउंट। पहले जब कंपनीज एक्ट 1956 था ना, क्योंकि अब तो 2013 है, तो 2013 से पहले 1956 हुआ करता था। और 2013 भी आपको पुराना लग रहा होगा सर, ये 15-16 साल हो गए, लेकिन अभी भी 2013 में अच्छे से चेंजेस नहीं हो पाई है। 2013 से पहले देखो 1956 था, तो 50 से 60 साल बाद तो लॉ थोड़ा बहुत चेंज हुआ था इसमें। तो उस टाइम पे तो डिस्काउंट था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई नहीं, डिस्काउंट पे आप नो इशू कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम डिस्काउंट पे इशू नहीं करने देंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस में दे दिया। एक्सेप्शन केस में दे दिया सर, कौन सा एक्सेप्शन केस? स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी पढ़ेंगे क्या होता है ये। स्वेट इक्विटी के केस में सर, स्वेट इक्विटी के केस में हो सकता है, मैं भी बताऊंगा सर। ये रूल लिखा हुआ है सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 में, और इसके बारे में लिखा हुआ है सेक्शन 52 सबसेक्शन 3 में जानकारी। तो क्या हमें सेक्शन कोट करना है? देखो मैं तो कहूंगा याद कर लो, क्योंकि सेम क्वेश्चन जो आज मैं थ्योरी बता रहा हूं, सेम क्वेश्चन आपके लॉ में भी पूछा जाता है। ऐसा नहीं है अकाउंट्स, मैंने कहा था ना आपका एक सेक्शन शेयर कैपिटल वाला था लॉ में, जो कि पूरा, तो सेम क्वेश्चन आएगा। आप 10 ईयर अभी आया नहीं है, जब आएगा तो आप देख लेंगे। डिस्काउंट पे भी इशू होता है क्वेश्चंस। देखो मैंने कहा नहीं होता, नॉर्मली कोई पूछे कैन शेयर इशू एट ए डिस्काउंट, जवाब नहीं सर नहीं, ये वॉइड है, वॉइड शुरू से ही है, कंपनी लॉ मना करती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस में हो जाता है। तो पहले तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम की बात कर लेते हैं सर।
सर ये सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या? तो कुछ पॉइंट्स में इसको डिस्क्राइब किया है ताकि आपको अच्छा मीनिंग क्या कहता है। कहता है शेयर्स आर सेड टू बी इशू एट अ प्रीमियम, तब कहा जाएगा वो प्रीमियम पे इशू किया गया है व्हेन दे इशूड एट प्राइस हायर देन द फेस वैल्यू। सिंपल आ जाए भैया, सिक्योरिटी प्रीमियम की परिभाषा लिखिए, मीनिंग ये लिख देंगे। नेचर, सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है ना, ये कैश और काइंड दोनों होता है, लेकिन इसे कैपिटल रिसिट्स माना जाता है, इसे रेवेन्यू रिसिट्स नहीं माना जाता। रेवेन्यू रिसिट्स का मतलब होता है वो पैसा जिस पे इस्तेमाल करने पे कोई पाबंदी नहीं है, उसे रेवेन्यू रिसिट्स कहते हैं। कैपिटल रिसीट्स का मतलब जिसको इस्तेमाल करने से पहले हमें सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। रिसीट्स मतलब जो आया है हमारे पास, तो ये क्या है हमारा कैपिटल रिसीट्स, ये रेवेन्यू रिसीट्स नहीं है। ट्रीटमेंट, प्रीमियम मस्ट बी क्रेडिट टू सेपरेट अकाउंट, और प्रीमियम एक अलग अकाउंट में क्रेडिट होता है जिसका नाम होता है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये तो अबाउट बेसिक बता रहा हूं, यूटिलाइज पे नहीं आया अभी। और यहां फिर से बोलता है नॉट फ्री, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन नॉट ट्रीटेड एज क्या, फ्री रिजर्व, इसको नहीं माना जा सकता। अगर फ्री रिजर्व हुआ तो आप इस्तेमाल करने के लिए फ्री रहेंगे कि कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। रिजर्व फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक, इसका रिजर्व, अब ये ना एक्सेप्ट देखो लिखा है एक्सेप्ट, फ्री रिजर्व नहीं है, नहीं है, नहीं, नहीं, एक कंडीशन में इसे फ्री रिजर्व मान लेना भैया, एक कंडीशन में। कब? जब आप शेयर्स को बायबैक करोगे ना, तो आप उसको मान लीजिएगा फ्री रिजर्व। तो जब ये सारे चैप्टर्स कराऊंगा ना, तो बार बार मैं याद दिलाऊंगा ये पॉइंट कि देखो वहां मैंने बताया था, उसी के अकॉर्डिंग रूल के हिसाब से कर रहे हैं। तो बोला सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व, लेकिन जब बायबैक करोगे ना तो फ्री रिजर्व मान लेना आप, गवर्नमेंट अलाउड करती है इसमें। डिस्क्लोजर, इसे हम शेयर होल्डर फंड में दिखाते हैं, और किस हेड के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस में। 12th में आपने पढ़ा होगा, जो नई वाली बैलेंस शीट बनाई थी ना बहुत सारे कॉलम वाली, उसके अंदर। मेन मुद्दा आता है यूटिलाइजेशन। क्वेश्चन में पूछा जाता है हर बार के भैया यूटिलाइजेशन बताइए। यूटिलाइजेशन मतलब कहां कहां इसका इस्तेमाल करोगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कहां इस्तेमाल हो सकता है, देखिए, इन राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ अ कंपनी। राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, राइटिंग ऑफ, और एक वर्ड है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, इसको समझते हैं। देखिए, जैसे एक एक्स वाई जेड है, इसको लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए पहले कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। जैसे इसको बनने से पहले गवर्नमेंट को कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, एमओए। कंपनी बनी नहीं, लेकिन उससे पहले मुझे एमओए बनाना पड़ेगा। जिस मैंने लॉयर को या जिस सीए को मैंने हायर किया होगा, उस सीए को मुझे पेमेंट करना होगा। तो ये सारे खर्चे जो हैं, ये वो खर्चे हैं जो बिजनेस बनने से पहले हैं। तो बोला गया प्री, पहले, और लिमिनरी मतलब छोटे मोटे एक्सपेंस है ये। अब आप जैसे ही कंपनी बन जाओगे, तो कंपनी बनते ही आप क्या करोगे, अपने शेयर बेचोगे। 10 वाला शेयर आपने 15 रुपए में बेच दिया, फेस वैल्यू और ये इशू प्राइस। तो जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे आए हैं 5 रुपए, इस 5 रुपए का इसका पेमेंट करने के लिए आप यूज कर सकते हो, इसको पेमेंट कर सकते हो। तो जब हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को पेमेंट करेंगे तो इसको बोला जाएगा राइटिंग ऑफ करना। क्योंकि देखो, पेमेंट या खर्चा तो पहले हो चुका होगा, लेकिन बाद में तो बस हमें कंपनसेट करना पड़ेगा। तो इसको क्या बोला जाता है, राइटिंग ऑफ करना। दूसरा, राइटिंग ऑफ एक्सपेंस कमीशन पेड। राइटिंग ऑफ का मतलब देना, उसको समझ लेना, क्या देना आपका, कमीशन पेड। राइटिंग ऑफ एक्सपेंस कमीशन पेड। और डिस्काउंट अलाउड ऑफ एनी इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर ऑफ द कंपनी।
अब कमीशन कौन सी, हमारे कमीशन की बात करते हैं। बेसिकली कमीशन जो है, कमीशन होता है हमारा अंडर राइटर का। कौन सा कमीशन होता है हमारा? अंडर राइटर कमीशन। कमीशन जो होता है हमारा अंडर राइटर कमीशन होता है। अब अंडर राइटर कमीशन क्या होता है हमारा? कई बार आपको पता है, मैंने बताया था कि हमारे शेयर कम से कम कितना बिक जाना चाहिए तभी कंपनी हो सकता है आगे, 90%। इन केस 90% से कम बिकता है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में भैया हम 90% से कम बिकेगा तो अपने शेयर को इशू ही नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यार मेरे शेयर 90% से कम बिकता है, तो जो XYZ कंपनी है ना, XYZ कंपनी, वो डायरेक्ट शेयर ना अपने ना शेयर होल्डर मान लो यहां है तो इसको नहीं बेचेगी, वो एक मीडियोकर यहां पे ले लेती है। दैट इज ये मैक्स प्रोबेबिलिटी एक बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ये अपने सारे शेयर इसको बेच देती है, फिर ये क्या करता है, आगे बेचता है। ऐसा क्यों? जब ये अपने सारे शेयर देती है इसको, तो बैंक को बोलता है कि भैया मैं तुम्हें अपने सारे शेयर दे रहा हूं और तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा कि मैं तुम्हें अपने सारे शेयर तभी दूंगा जब आप सारे शेयर आगे बेचोगे, अगर नहीं बेचता तो तुम खुद ही खरीदोगे उसको। इट मीन्स भैया इसके शेयर्स अगर नहीं बिक पाए तो बैंक को ही खरीदना पड़ेगा। तो कंपनी के तो भैया शेयर्स बिक ही गए ना 90%, बदले में हम तुम्हें क्या करेंगे भैया, हम कमीशन देंगे। और इसका नाम कमीशन, इसका नाम होता है अंडर राइटर। ये सारे ना आपके चैप्टर हैं, आपको याद हो फर्स्ट क्लास में मैंने अंडर राइटर चैप्टर भी बताया, तो उस चैप्टर के टाइम पे भी आएगा। तो अंडर राइटर कौन होता है? जो हमारे शेयर बिकवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो अंडर राइटर हमारे शेयर्स बिकवाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकता है और साथ के साथ डिबेंचर बिकवाने के लिए भी। तो शेयर बिकवाने पे हम इसको मैक्सिमम कमीशन 5% दे सकते हैं और इसको कमीशन मैक्सिमम दिया जा सकता है 2.5%, आधा। तो भैया जो हमारा शेयर बिकवा रहा होगा उसको कमीशन देंगे तो उसको पेमेंट तो करना होगा, उस पेमेंट को हम इस सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे से दे सकते हैं। तो वही कहता है कि राइटिंग ऑफ मतलब पैसा देना टू द कमीशन पेड और डिस्काउंट या फिर डिस्काउंट अलाउड किया है आपने स्वेट इक्विटी के फॉर्म में किसी शेयर को, क्योंकि कई बार ये आता है डिस्काउंट अलाउड इफ एनी शेयर, तो बच्चा बोलता है सर डिस्काउंट तो होता ही नहीं शेयर, लेकिन कौन सा हो सकता है, स्वेट इक्विटी शेयर। तो उस सिचुएशन में हम इसको डिबेंचर कंपनी क्या कहता है कि अलाउड कर देता है। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, कंटिन्यू में आगे कहता है टुवर्ड इशू यूटिलाइज शेयर ऑफ द कंपनी मेंबर फुल्ली पेड या बोनस शेयर। हम कंपनी को बोनस शेयर्स देने के लिए कर सकते हैं और वो भी कौन सा, फुल्ली पेड। अब बोनस शेयर भी एक चैप्टर है सर। बोनस शेयर क्या होता है? जब हम किसी को फ्री में शेयर दे देते हैं, मान लो आपके पास 10 शेयर है तो मैंने 10 शेयर और एक्स्ट्रा दे दिया आपको, तो उसका तो मेरे ऊपर खर्चा होगा ना, तो उस एंट्री को बैलेंस करने के लिए इसका हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट हो गया, पहला राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, दूसरा अंडर राइटर कमीशन या डिस्काउंट के लिए, तीसरा बोनस शेयर देने के लिए, चौथा सिक्योरिटी प्रीमियम पेबल किस पे, रिडम्पशन ऑफ एनी, कोई भी प्रेफरेंस शेयर ऑफ एनी डिबेंचर ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंस शेयर और एनी डिबेंचर ऑफ द कंपनी। अब होता क्या है जनरली, देखो जैसे मान लो कि मैंने डिबेंचर इशू किया और डिबेंचर जो दिया मैंने 100 का दिया, तो इसको मुझे रिडीम भी करना पड़ता है। मैंने बोला 5 साल बाद मैंने रिडीम किया इसको और 5 साल बाद मैं इसका पेमेंट कर रहा हूं 110 रुपए। जो तो ये 10 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा हूं
वो सिक्योरिटी प्रीमियम पेड कर रहा हूं मैं। जैसे मैं एक्स्ट्रा पैसे अगर लूंगा आपसे तो सिक्योरिटी प्रीमियम ले रहा हूं, और जब मैं आपको पेमेंट करूंगा तो क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम दे रहा हूं। तो जो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रीमियम दिया जा रहा है उसको, जो आपने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रीमियम लिया है उससे कंपनसेट किया जा सकता है। उससे क्या किया जा सकता है, हमारा कंपनसेट किया जा सकता है। तो 4 पॉइंट हो गए। पांचवा बोला गया कि भैया तुम बाय बैक के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। किस लिए, बाय बैक के लिए। तो 5 पॉइंट है। पहला पॉइंट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, दूसरा पॉइंट आपका अंडर राइटर कमीशन, तीसरा बोनस शेयर्स के लिए, चौथा प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर, और पांचवा पॉइंट क्या था हमारा, बाय बैक ऑफ शेयर। तो इन सभी जगहों पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल कर सकते हो। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, हर स्टूडेंट को क्लियर है ये बातें, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं सर। अगला पॉइंट एक डिस्काउंट का, वैसे तो क्वेश्चंस नहीं बनता इसका, लेकिन हम डिस्काउंट के पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं कि कहां कहां हो सकता है, जो मैंने बता दिया ऑलरेडी। कहता है डिस्काउंट क्या होता है, इशू एट डिस्काउंट व्हेन इशू, जब हम क्या करते हैं, हम लोअर देन द, किससे इशू कर देंगे उसको, फेस वैल्यू। जैसे 10 का शेयर मैंने 8 में दे दिया तो 2 का डिस्काउंट हो जाता है। जनरली नहीं दे सकते, लेकिन स्वेट इक्विटी के केस में दे सकते हैं। in excess of face value over the issue price is called as a amount discount। यानी कहने का मतलब है इन एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से जब एक्सेस होगा, ओवर द इशू प्राइस इज कॉल्ड एज अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। एग्जांपल, शेयर 10 रुपए का है, इशूड एट 9, यानी हमारा फेस वैल्यू जब ज्यादा होगा इशू प्राइस से, फेस वैल्यू कितना है 10, इशू प्राइस कितना है 9, तो वही घुमा फिरा के बात कह रहा है, तो वो रहेगा। आगे क्या कहता है, लीगल प्रोविजन क्या है, लीगल कहता है एक्सेप्ट द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी क्या होता है कि हम अपने एम्प्लॉय को, इसको इसॉप भी कई बार होता है, अपने एम्प्लॉय को हम क्या करते हैं, जब वो वर्कर कुछ हार्ड वर्क करता है तो एज अ रिवॉर्ड हम उसको स्वेट इक्विटी दे देते हैं, यानी अपनी कंपनी के शेयर्स दे देते हैं सस्ते भाव में। जैसे कि 1000 रुपए का शेयर है, मैंने बोला चल तेरे को, तू अपना एम्प्लॉई है, तू मेहनत कर रहा है, तो तुझे पैसे दे देते हैं, तो उसे स्वेट इक्विटी कहते हैं। कंपनी शैल नॉट बी इशू एट अ डिस्काउंट, कहता है स्वेट इक्विटी में तो कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। कहते हैं एनी शेयर इशू बाय कंपनी एट ए डिस्काउंट प्राइस शैल बी वॉइड। वॉइड का मतलब आपने लॉ में पढ़ा होगा अभी रिसेंटली। वॉइड का मतलब क्या होता है, शुरू से ही क्या है हमारा, वो गलत है। वर्ड एविन इश्यू क्या पढ़ा था आपने, वो मतलब लीगली नहीं है वो चीजें। तो वेयर अ कंपनी, अब अगला पॉइंट आ गया भैया, जहां कंपनी अपना कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन, जहां कंपनी, कॉन्ट्रावेंस का मतलब होता है भैया तुमने नजरअंदाज कर दिया, रूल को ब्रेक कर दिया। अब मेरे पास एक बंदा आया, शेयर लेगा, उसने बोला, मैंने बोला लेगा भाई शेयर, मेरी कंपनी का शेयर, तू 8 रुपए दे दे, बात खत्म कर। वो कहेगा भाई साहब 8 रुपए दे रहे हो, लॉ तो कहता है नहीं, बोलता छोड़ना लॉ को हटा, तू 8 रुपए दे, बात खत्म करो, मैं देख लूंगा। तो मैंने कानून का क्या करा, मैंने पालन नहीं करा, कानून को मैंने तोड़ दिया, रूल को मैंने तोड़ दिया। अगर ऐसा होता है, कंट्रावेंस होता है, तोड़ दिया जाता है, तब मुझे क्या सजा मिलने वाली है उसकी बात कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो प्रोविजन शैल बी सेक्शन ऑफ द कंपनी शैल पनिशेबल विद द फाइन, कंपनी शैल आपको फाइन करेगा, विच शैल बी एटलीस्ट कितने रुपए भैया, 1 लाख रुपए का फाइन लगा देगी। और ये कंपनी से अगर मैंने जिद बहस किया तो कोर्ट मेरे ऊपर 5 लाख भी लगा देगा। और यही नहीं, एवरी ऑफिसर, जितने ये काम में मेरे साथ, जितने वहां बैठ के सुन रहे होंगे और सब बोल रहे होंगे देख लेंगे, जो करना है वो कर लेंगे, तू दे दे, वो सबको पैसे देने पड़ेंगे फाइन। यानी जो मेरे साथ जितने भी ऑफिसर होंगे शैल बी पनिशेबल, और उसको पनिशमेंट भी मिलेगी, सिर्फ फाइन से नहीं, और ज्यादा मुझसे अगर बहसबाजी करा तो इंपेरिजमेंट ऑफ द टर्म्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ 6 महीने की उसे जेल भी भेज दी जाएगी अगर ज्यादा बहस करा तो उसने। यानी भैया एक तो तुमने गलती करा, ऊपर से तुम बहस कर रहे हो, तो फाइन तो लगेगा ही लगेगा। बोले इतना फाइन कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है, 6 महीने जेल जाओ, फिर पता चल जाएगा। विद इन अ फाइन, और देखो जेल और फाइन दोनों भी हो सकता है, या फिर फाइन दे दो या जेल चले जाओ, ये भी हो सकता है। विद फाइन
शैल बी एटलीस्ट 1 लाख रुपए बट मे बी एक्सटेंड 5 लाख और विद बोथ। तो यानी भैया डिस्काउंट पे शेयर इशू करना बहुत रिस्की है। अगर आपने कर दिया तो आपको क्या देना पड़ सकता है, फाइन देना पड़ सकता है। तो कोई भी पूछे भैया डिस्काउंट पे शेयर इशू कर दे क्या, जवाब नहीं। किस केस में कर सकते हो, स्वेट इक्विटी के केस में। यहां तक बातें समझ में आई आपको। तो अब प्रीमियम को हम किस तरीके से एंट्री के अंदर एक्यूमुलेट करने वाले हैं, एक बार वो देख लेते हैं हम छोटे से एग्जांपल के साथ। प्रीमियम अमाउंट को किस तरीके से एक्यूमुलेट करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि मेरा जो शेयर इशू किया है, मैंने इशू किया है, सपोज करो मैंने 10 रुपए का, या इशू नंबर बता देता हूं, इशू किया है मैंने 10,000। 10 रुपए का फेस वैल्यू है, इसके ऊपर मैंने कहा भैया 2 रुपए प्रीमियम लूंगा, तो इसका मतलब मेरा शेयर्स हो गया 12 का। अब इसको मैं किस तरीके से आपसे मंगवाने वाला हूं वो देख लो। 12 रुपए का कुछ मैं आपको ऐसे डिटेल दे रहा हूं, सपोज करो 4 रुपए, 7 रुपए और 1 रुपए, 12 रुपए हो गए। अब सिक्योरिटी प्रीमियम किस जगह मैंने मांगा होगा, तो लॉ कहता है कि भैया अगर कुछ ना बोला जाए तो आप कंसीडर कर लेना कि आपसे जो सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा गया है वो अलॉटमेंट के टाइम पे मांगा गया है। यानी यहां पे होगा, यहां पे आपका 7 है ना, तो 7 नहीं होगा, 5 रुपए तो आपका शेयर कैपिटल वाला होगा और 2 रुपए यहां पे रहा होगा सिक्योरिटी प्रीमियम का। वैसे अगर रियल में लाइफ में बताऊं आपको, तो अब लमसम ही शेयर इशू होता है। कभी भी कंपनी ऐसे पार्ट में मंगाती नहीं, क्योंकि उसमें बड़ी सरदर्दी बढ़ जाती है, डिफॉल्ट बहुत हो जाते हैं, तो वो एक ही बार में मंगवा लेती है आजकल। लेकिन फिर भी हमें सिखाने के लिए ये चीजें को बताया जाता है। आइए देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे। पहली एंट्री, सबसे पहले हमारे बैंक में पैसे आएंगे। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, 10,000 इंटू में 4, 40,000। और 2 में क्या आएगा, 2 शेयर एप्लीकेशन, कितने हो गए, 40,000। 2 शेयर एप्लीकेशन 40,000, पहली एंट्री। सेकेंड एंट्री, शेयर एप्लीकेशन 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए सर, ये भी 40,000। इसके बाद अब अलॉटमेंट की बारी आएगी, शेयर अलॉटमेंट। अब यहां प्रीमियम आएगा, टू सिक्योरिटी या टू शेयर कैपिटल कर लो पहले, इक्विटी शेयर कैपिटल, और 2 में आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। नरेशन जो पहली क्लास में जर्नल में लिखवा दिया, ऑल दो थ्रू आउट द पूरे चैप्टर में वही नरेशन रहने वाला है। तो वो कितने होंगे, 40,000। सॉरी, यहाँ पे तो अलॉटमेंट पे अलग है, 7 रुपए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया 70। कैसे, 10,000 इंटू में 7, तो ये हो गया 70,000। और शेयर कैपिटल में कितने आ जाएंगे आपके, 50,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000। नाउ बैंक में पैसे आ जाएंगे, क्योंकि कोई मैं यहाँ पे फेल वगैरह वाला भी बताऊंगा, अभी बताया नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और दैट इज 70,000, 70,000। आगे आ जाएगा हमारा शेयर फाइनल कॉल, नाम दे दो, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने आ जाएंगे, 10,000 इंटू में 1, यानी 10,000। इसके बाद आ जाएगा हमारा क्या, बैंक अकाउंट टू शेयर
फाइनल को 10,000। क्या आप सभी स्टूडेंट को ये पॉइंट सभी क्लियर है? मेरे हिसाब से जिन बच्चों ने ट्वेल्थ में कर रखा होगा उनके लिए तो पता ही होगा, जिन बच्चों ने शायद ट्वेल्थ के अंदर ये चैप्टर स्किप कर दिया होगा उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा ये चीजें। तो मुझे बताइए क्या ये क्लियर है आपको? किसी का डाउट यहां तक है? क्या किसी का डाउट नहीं? क्लियर है? आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ जाएं, कॉल इन एरियर पे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं हम। इसका नोटिंग जरूर करिएगा आप बाद में। दैट इज कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है शेयर होल्डर, कई बार कुछ शेयर होल्डर पैसे नहीं देते, तो यहां पे कॉल्स इन एरियर जो बोला जाता है ना वो दो तीन टाइप से होता है। मैं तीन केस बना के कर देता हूं, ठीक है, जिससे क्लियर हो जाए। फेल ऑन वन शेयर होल्डर। जब एक शेयर होल्डर फेल होगा तो कब क्या करेंगे? अच्छा, फेल जब होता है ना तो उस फेल को ना कई बार फेल वर्ड से ही बोलते हैं और कई बार ऐसे वर्ड इस्तेमाल करे जाएंगे, एक्सेप्ट, डिड नॉट पे। कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होंगे जिससे आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि भैया ये क्या हो चुका है, फेल हो चुका है। दूसरा केस करते हैं, व्हेन एक से ज्यादा यानी टू शेयर होल्डर फेल। व्हेन टू शेयर होल्डर फेल मतलब दो हो जाएंगे। यहां कर देते हैं विदाउट नेम, मतलब नाम नहीं पता, बस बोल दिया यहां पे इतने यहां पे इतने। और सेम एक कर देते हैं व्हेन टू शेयर होल्डर क्या, एक क्या हो गया हो? तो नहीं हुआ तो फिर उसका तो कर ही रहे हैं हम सब, नहीं वाला तो कर ही रहे हैं ना, ठीक है। अब केस नंबर 1 देखिए, 42 पेज हो गए, कुछ तो करा ही नहीं फिर भी 42 पेज भर गए यहाँ पे। नहीं फिर भी पता नहीं कितना होगा। चलो एग्जाम्पल देखिए, बस अभी कुछ मुझे स्टार्टअप करने के लिए अपने एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं क्योंकि बुक के अंदर ना आपके क्वेश्चंस देखोगे ना तो सीधा वो प्रोराटा बेसिस से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि वो ये अजम्पशन लेते हैं कि आपको बड़े अच्छे तरीके से आता है ट्वेल्थ में। लेकिन यहाँ कहानी अलग है क्योंकि बीकॉम के अंदर बच्चा ट्वेल्थ वाला तो है ही है, और साथ के साथ कुछ आर्ट्स वाले भी बच्चे हो जाते हैं और कई बार साइंस वाले बच्चे भी हो जाते हैं, तो इसलिए उनको दिक्कत होती है। तो मैं इसलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको। तो मान लेते हैं मैंने इशू किया, दैट इज 10,000 शेयर, और मेरा 10 रुपए का शेयर है, और प्लस 2 प्रीमियम भी मान लेते हैं, लगे हाथ प्रीमियम भी हो जाएगा। यहाँ पे 5 रुपए, यहाँ पे 6 रुपए, और यहाँ पे 1 रुपए।
यहां पे सारे पैसे मिल गए एक्सेप्ट 200 शेयर। सिर्फ 200 शेयर थे जिसने पैसे नहीं दिए। ठीक है, यहां तो इसका मतलब सर ये जो होगा, ये शेयर कैपिटल तो रहेगा 4 और सिक्योरिटी प्रीमियम रहेगा 2। चलिए जर्नल एंट्री करते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 5 50,000। दूसरी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर, मतलब स्टार्टिंग की एंट्री में तो कोई फर्क ही नहीं है, 50। अगली एंट्री पे आ जाइए, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और टू में क्या आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे सर, यहाँ पे आ जाएंगे आपके 6 रुपए है तो 60,000 और 40,000 20,000। बट हुआ ऐसा यहाँ पे कि एक व्यक्ति पैसे ही नहीं दे रहा, तो जब हम बैंक में पैसे लेने जाएंगे तो बैंक में 60,000 तो नहीं मिलेंगे, 60,000 तो नहीं मिलेंगे। चलिए आगे, बैंक में 60,000, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा, और जो हमें पैसा नहीं दे रहा वो 200 शेयर होल्डर है। तो पैसे कितने नहीं आएंगे, 200 इंटू में 6, यानी मेरे पास 1200 रुपए नहीं आएंगे। तो बैंक में जो पैसा आएगा वो आएगा 58,800। और मैं यहाँ पे एरियर दिखाऊंगा, एरियर, अभी कॉल्स इन एरियर भी लिख सकते हैं लेकिन अलॉटमेंट एरियर भी लिख सकते हैं, मैं सिर्फ एरियर लिख रहा हूं। तो एरियर कैसे निकला भैया, 200 शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, कितने, 6 रुपए के हिसाब से, तो एरियर में आ गया 1200 टू शेयर अलॉटमेंट, ये पूरे आगे 60,000। अगेन इस एंट्री को डायरेक्ट भी किया जा सकता है, जो आपने 12th स्टैंडर्ड पे किया होगा कुछ बच्चों ने, जो कि डायरेक्ट एंट्री होता है हमारा सीधा बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, दैट इज 58,800। तो मैं कहूंगा दोनों ही एंट्री एकदम ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंडेड करूंगा कि आप पहली वाली एंट्री करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो हमें डिटेल नॉलेज प्रोवाइड कराता है। आगे बढ़ जाएंगे किस पे, अब ये एक बात ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति यहां फेल होता है ना, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो अजम्पशन लिया जाता है वो आगे भी फेल होगा। तो अब अगली एंट्री हम फिर से करेंगे शेयर फाइनल कॉल की, शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब हमें पता है कि वो फेल है, लेकिन हम फिर मांगेंगे पूरे से। हमने बोला भैया 10,000 और 1 रुपए है, तो आप दे दीजिए कितने, 10,000। अगली एंट्री, बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक टू शेयर
शेयर फाइनल कॉल, लेकिन अलॉटमेंट भी रहेगी ना, एरियर भी। लेकिन 10,000 में से फिर माइनस हो जाएंगे 200 रुपए। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर फेल तो यहाँ 1200 था, तो 1200 अलॉटमेंट पे था, आगे चल के तो वो 200 इंटू में एक फेल होगा, जहां के लिए उससे मल्टीप्लाई। यहां आ जाएगा कॉल्स इन एरियर, 200 इंटू में 1, तो ये आ गया हमारा 9800, और ये आ गया 200, और यहां आ गया शेयर फाइनल कॉल, दैट इज 10,000। बीइंग नरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीइंग कोई फर्क नहीं है। क्लियर है यहां तक? Sir was asking if you have any doubt related this topic and shall we move next topic? Okay sir, class recording जाएगी सर? यस, सारे ऐप का रिकॉर्डिंग हो जाएगी। हाँ बताइए क्या पूछ रहे हैं। हम्म हम्म नहीं, वो बाद में देखेंगे, सारे केसेस करेंगे। हाँ, अगला केस करें। पहला केस मैंने कहा था केस नंबर 1 कह लो, टॉपिक नंबर 1, जब एक शेयर होल्डर फेल था, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1। चलो इसी क्वेश्चन को आगे लेके बढ़ेंगे हम, और थोड़ा अलग तरीके से। बस थोड़े थोड़े चेंजेस करूंगा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। मैं सारा यहाँ पे जो इरेज होने लायक है वो सब इरेज कर दूंगा। अब मेरे वाले क्वेश्चन में ये भी इरेज करते हैं। यहां पे कर देते हैं 4 रुपए, और यहां पे कर देते हैं 3 रुपए। यहां पे फेल हुआ 200 शेयर, एक्सेप्ट, और यहां पे 300 शेयर, एक्सेप्ट। ठीक है, अब कितने हो गए? 300। यहां पे कितने फेलियर थे? 200। और आगे जैसे बढ़े तो 200 से बढ़ के कितना हो गया? तो जब हम यहां अलॉटमेंट की बात करते हैं, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 10,000 इंटू में 4 हो जाएगा 40,000, 20,000 और 20,000। जब बैंक में पैसे लेने जाएंगे तो 40,000 मिलने थे, जिसमें से 200 इंटू 4 यानी 800 नहीं मिलेंगे, तो बैंक में आएगा 39,200। एरियर आ गया 800। कैसे आया सर एरियर? 200 इंटू में 4 और 2 शेयर अलॉटमेंट में आ गए पूरे 40,000। जब फर्स्ट कॉल मांगने गए, शेयर फर्स्ट कॉल, एक एंट्री मिस कर दिया क्या मैंने? अच्छा हाँ, और वाला तो अब जरूरत ही नहीं है ना, इसे हटा दो। अब मांगेंगे शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 3 रुपए है तो कितने आ जाएंगे? 30,000। नाउ बैंक, अब बैंक में मुझे 30,000 मिलने थे, लेकिन अब 300 शेयर होल्डर फेलियर है, तो 300 इंटू में 3 हो जाएंगे हमारे, दैट इज 900। यानी ये टोटल 300 है, कहीं ऐसा मत करना 300 यहां पे 200 यहां, तो 500 हो गए। इसने कहा कि भाई फाइनल कॉल पे 300 के पैसे नहीं आए, तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि पुराने वाले
200 और नए वाले और 100 हो गए होंगे फेलियर जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो 900 तो ये आ जाएगा 29। क्यों क्यों 1500? अभी तो वही बताया मैंने, कॉल सिनेरियो, इसीलिए तो मैं केस बना रहा हूं कि काफी बच्चे सोच रहे हैं 500 फेलियर होगा। नहीं नहीं, 500 वाला दूसरा तरीका होता है। 900 और 2 शेयर फाइनल कॉल। दैट इज 30,000। इस वाले कॉन्सेप्ट में है कि जो यहां 300 फेलियर हुआ है तो टोटल है ये 300। तो अगर ये 300 टोटल है तो इसका मतलब 200 पुराने और 100 नए। अब बहुत बच्चों के माइंड में क्वेश्चन जो चल रहा था, मैं थोड़ा सा बस चेंज करूंगा। मान लेते हैं यहां पे नाम लिखते हैं ए और यहां पे फेल हुआ है बी। अब दोनों नाम सेपरेट हो, तो इसका मतलब 300 जो फेल हुआ वो सिर्फ बी अकेला व्यक्ति हो गया, और जो 200 फेल है वो अकेला व्यक्ति ए है। दोनों मिला के अब यहां 500 होगा। तो पहली एंट्री और दूसरी एंट्री में तो नो चेंज, लेकिन बहुत बड़ा चेंज यहां पे आने वाला है। यहां पे अब हम जो करेंगे दैट इज 500 इंटू 3, 1500 रुपए। देखो सिर्फ मैंने नाम बदला है इसलिए आप उसको समझना। तो यहां आ जाएगा 38,500, हाँ सॉरी 28,500, और यहां पे आ जाएगा 500 इंटू में 3, दैट इज 1500। क्लियर? तो ये बहुत छोटा सा एक पॉइंट है जिसमें एग्जामिनर बहुत बच्चों से गलती करवा सकता है चाहे तो कब आपको आगे चल के टोटल काउंट करना है, कब कितना करना है, क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो ये तीनों केसेस हमने कर लिए। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2 और ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। और मैंने स्टार्टिंग में हेडिंग में बताए 3 एग्जाम्पल जो तीनों कर लिए हमने। हर एक स्टूडेंट को क्लियर? यस सर क्लियर। बताइए, क्लियर है सभी स्टूडेंट को? एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या था कि यहां पे मैंने मेंशन करा स्पेशली नेम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे भैया अलॉटमेंट के टाइम पे 200 शेयर होल्डर के पैसे नहीं आए, और हम जैसे ही फाइनल कॉल पे गए तो यहां पे 300 शेयर होल्डर, और 300 शेयर होल्डर का नाम क्या है? बी। अब देखो अलॉटमेंट पे ए बोलता है भैया मैं 200 नहीं दूंगा, और फाइनल कॉल पे बी बोलता है कि मैं 300 के नहीं दूंगा। इट मींस बी एक अलग व्यक्ति है जिसके पास 300 शेयर है। तो मैंने क्या बताया, जो अलॉटमेंट पे फेल होता है वो तो फेल होता ही होता है आगे चल के। तो ए वाला भी आगे आ गया फेल होके, और बी अलग से हो रहा है, तो टोटल कितने हो गए हमारे? 500। लेकिन यही पिछले एग्जाम्पल में क्या था कि यहां 200 था और यहां 300 है, नाम नहीं दे रखा। तो मतलब ये जो 300 आपको दे रहा होगा ना, वो ऐसे होगा 200 प्लस में 100, 300, 200 प्लस में 100, 300। समझे बात? क्लियर? इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम था? ओहो, हाँ ले लिया सिक्योरिटी, मेरे को लगा मैंने लिया नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो हमने अभी तक क्या क्या देखा है, अगर आप ध्यान से देखो तो हमने देखा एक तो सिंपल क्वेश्चन, फिर हमने देखा एडवांस वाला, अब हमने देखा एरियर वाला। अब जो मतलब एक पहला केस सिंपल,
दूसरा एडवांस और तीसरा एरियर। चौथा या फोर्थ पॉइंट जो होगा ये होगा हमारा एरियर प्लस एडवांस। मतलब वो पर्सन वहां फेल भी हो जाएगा और वो एडवांस भी दे गया होगा, जो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा बनता है, और इसी को बोलते हैं मेनली प्रोराटा अलॉटमेंट। ये वाला कॉन्सेप्ट आप सीखते हो तो सीधा फोर फीचर रेशियो चैप्टर खत्म। फिर जो अदर देन कैश है मैं उसको अलग ही लेके चल रहा हूं, यह स्वेट इक्विटी है वो सारे अलग चैप्टर हो जाएंगे हमारे। अभी कैश बुक भी नहीं कराए, तो मैं अब अगली क्लास के अंदर आपको क्या बताने वाला हूं, ये वाला टॉपिक। ये वाला टॉपिक पूरा का पूरा 1 से 1.5 घंटा खा जाएगा आपका, 1 से 1.5 घंटा पूरा लगने वाला है इसके अंदर। समझ में आई बात आपको? तो 1 से 1.5 घंटा जब इसमें लगेगा तो दैट्स वाई हम इसको आज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। मेक श्योर जितने बच्चे आज न्यू हैं, जितने बच्चे नए ज्वाइन हो रहे हैं, वो सारा का सारा पुराना जो है रिवाइज करके आइएगा, ताकि अगले वाले में मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल लूंगा और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए ये सारा टॉपिक। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोट्स कल तक मिल जाते हैं, वीडियो आपको तुरंत अपलोड हो जाता है लाइव सेक्शन में, कंटेंट सेक्शन में थोड़ा टाइम के बाद होता है। हाँ, रेगुलर क्लास के लिए बस 2 से 3 दिन दीजिए, इसी वीक में रेगुलर क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इसी दिस वीक में ही, चाहे हम फ्राइडे से स्टार्ट कर दें तो हमारा हो जाएगा सर। बुक का देखो अभी थोड़ा सा भी मैंने कहा कि फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है। बीके गोयल और जेआर मोंगा, एक बार जेआर मोंगा को भी मैं फिर से रिवाइज एडिशन को देख लूं, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा। देखो मैं तो क्वेश्चंस दोनों के मिक्स करके भी करा देता हूं कई बार, कि बीके गोयल भी करा दिया, जेआर मोंगा भी करा दिया, 10 ईयर भी करा दिया, कि जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मैं करा देता हूं। लेकिन फिर भी आपको एक रीडिंग मटेरियल चाहिए। आप लोगों के कॉलेज आई गेस 29 से स्टार्ट है, 29 से स्टार्ट होंगे कॉलेज, तो ज्यादातर कॉलेज के अंदर बीके गोयल और जेआर मोंगा चलता है, और कुछ कॉलेज में पीसी तुलसियान चलता है। तो अब मैं हर बच्चों को तीनों बुक नहीं करा सकता, उससे बच्चा तो बड़ा परेशान हो जाएगा, एक तो सिलेबस लेंथी है। तो मैं एक कोई बेस बुक मान लूंगा, मुझे इस वीक का टाइम देना होगा। अभी आपको इसलिए मैं कोई बुक का क्वेश्चन भी नहीं करा रहा जिससे यू नीडेड कि आपको बुक चाहिए हो, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, तो दिस वीक इलेक्शन जैसे ही खत्म हो गए ना, तो उससे पहले ही मैं, आज तो 27 तारीख हो गई है, 4 दिन है, क्योंकि आपका मोस्ट प्रोबेबिलिटी कॉलेज जो चालू होगा 29 से बोल दिया है, इलेक्शन में फिर बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहेगा, फिर चालू हो जाएगा। ज्यादातर मैं प्रायोरिटी बेसिस पे रखता हूं जेआर मोंगा। जेआर मोंगा के अंदर थोड़े से इजी और सिंपल कॉन्सेप्ट रहते हैं, और बीके गोयल के भी ऐसे ही हैं। तो आप मुझे थोड़े समय दीजिए। मेरा ज्यादातर मानना है कि एक बार कॉलेज में भी मैं ओपिनियन ले लूं कि भाई कॉलेज के बच्चों का ज्यादा से ज्यादा कौन से बुक रिकमेंडेड कर रहे हैं। मान लेते हैं कि सभी कॉलेज में 90% कॉलेज में बोल रहे हैं कि जीआर मोंगा लगाओ, जीआर मोंगा लगाओ, जीआर मोंगा लगाओ, और मैं बोलूं मैं बीके गोयल से पढ़ाऊंगा, तो ऐसे तो आपके इंटरनल असाइनमेंट वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो सब इम्पेक्टेड हो जाएंगे। तो 29 तारीख का है, और एक मेरी भी मीटिंग है, मान के चलिए वेडनेसडे को, वेडनेसडे या थर्सडे मेरी एक मीटिंग है। तो उसके में जो भी डिसाइडेड होगा कि ज्यादातर बच्चों को क्या लगवाया जाएगा बुक, मैं वही लेके चलूंगा, क्योंकि मेरा मेन पर्पस है कि आप जब कॉलेज में पढ़े और चाहे मेरे पास पढ़े, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ हमारा अलग चल रहा है, लगना चाहिए कि सिमिलर चीजें हैं, और कॉलेज में भी सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। सीबीसीएस वाले जो बच्चे हैं जिनका बैक आया हुआ है, उनके लिए पुरानी बुक लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें 2-3 चैप्टर अलग हैं, जैसे कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट अलग है, और कुछ चैप्टर और उसमें ऐड ऑन हुए हैं, और इसमें नहीं है, बस ये फर्क है। कंपनी लॉ का परमजीत जितनी पहले मैंने डाल रखी है, आप देखेंगे चैनल पे जाके, तो 8-10 घंटे की वीडियो डाली हुई है, इनफ है वो। और अब जिसको सीक्वेंस में करनी है वो यहाँ कर लेंगे, बाकी नई वीडियो अभी यूट्यूब पे नहीं आएंगी कंपनी लॉ की, क्योंकि आपको भी रिकॉर्डेड दिए हैं। बस 2 यूनिट मैं न्यू रिकॉर्ड करूंगा, जो कि मैं दूंगा एप्लीकेशन पे।
जैसे जसीमर कह रहे हैं कि सर जे आर मोंगट, बी के गोयल दोनों ले लो, तो हाँ वही चीज है। एक बार कॉलेज में प्रोफेसर की मीटिंग चल रही है कि भैया क्या रिकमेंडेड करेंगे, वो एक जो सभी का एक ज्यादातर बनेगा वही कर लेंगे, तो अभी मत लीजिएगा, थोड़ा सा बस एक हफ्ते और पेशेंस रखिए, तब तक मैं आपको पीडीएफ दूंगा क्वेश्चंस के। सीबीसीएस वाले जे आर मोंगा ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।